ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में प्लीज और प्लीज प्लीज आपके नोटबुक को अपडेट कर लीजिएगा, प्रॉपर स्पेस छोड़ दीजिए क्वेश्चन लिखने के लिए, और सॉल्यूशन भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाज ट्रांसपोर्टिंग टू ऑफ इट्स मशीन्स फ्रॉम यूनिट एक्स टू यूनिट वाई। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो क्या कर रही है, वो अपनी दो मशीन्स को ट्रांसपोर्ट कर रही है, यूनिट एक्स से यूनिट वाई पर ट्रांसफर कर रही है। कब कर रही है? ऑन 1 सितंबर 2016 बाय अ ट्रक। ठीक है, 1 सितंबर 2016 को वो एक ट्रक से उसका मूवमेंट कर रही थी, ट्रांसपोर्ट कर रही थी। ऑन अकाउंट ऑफ अ सिविल डिस्टर्बेंस, रास्ते में कहीं पर लोगों ने इकट्ठा होकर दंगा फसाद कर रखा था, क्या हो गया उसके कारण? बोथ द मशीन्स वर डैमेज, दोनों मशीन डैमेज हो गई। बहुत बार आप लोग देखे होंगे, जब कभी आप मान लो किसी रास्ते से जा रहे हो, सडनली कुछ लोगों का झुंड वहां पर आ जाता है और रास्ता को ब्लॉक कर देता है, टायर जला देता है, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर देता है, ग्लास तोड़ देता है, ऐसे कुछ सब सीन होता है। तो वैसे कुछ सीन को लेकर यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, तो क्या हो गया, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक अपनी दो मशीन का क्या कर रही थी, ट्रांसपोर्ट कर रही थी। रास्ते में सिविल डिस्टर्बेंस हुआ और दोनों मशीन उसके कारण क्या हो गई, डैमेज हो गई। द इंश्योरेंस कंपनी पेड ₹5 लाख फॉर द डैमेज मशीन। जो डैमेज मशीन है उसके बदले उसने 5 लाख रुपए दिए। मतलब क्या हो गया, डैमेज मशीन आज से तेरी हो गई, इंश्योरेंस कंपनी बदले में पैसे दे दे। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हुआ, बदले में पैसे मिले एज ए इंश्योरेंस क्लेम। तो ये हमारा कैपिटल गेन वाला सीन कुछ दिख रहा है। लेकिन सेक्शन 45(1)(a) वाला सीनेरियो यहाँ पर आएगा कि जब इंश्योरेंस क्लेम आपको मिले किसी भी एसेट के ट्रांसफर के ऊपर, तो आप कैसे कंप्यूट करोगे। आगे देखिए, ऑन दीज फैक्ट्स फॉर सबमिटिंग द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। अब यहां पर 31 मार्च 2017 को क्या किया जाएगा, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है इस पीरियड के लिए। तो आपसे कुछ एडवाइस मांगी जा रही है। अभी भी हमने जो सेक्शन 45(1)(a) देखा, उसके बेसिस पे आप एक्सपर्ट हो, आपसे एडवाइस मांगी जा रही है। अब आप लोग को बताना है कि आखिर होगा क्या। Whether the damage of machines results in any transfer vis-a-vis exigibility to capital gain, क्या ये ट्रांसफर हुआ, हाँ या ना? डेफिनेटली यस, ये एक ट्रांसफर वाला सिनेरियो है एंड यहाँ पर कैपिटल गेन भी आपका लगेगा। ये कुछ गलत है, ये एलिजिबिलिटी होगा, दिस इज नॉट एक्सिल, ये वर्ड ही गलत है, ये EL होगा, एलिजिबिलिटी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ द अमाउंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी आर टू बी ट्रीटेड फॉर टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी पर्पस के लिए आप कैसे अमाउंट को निकालोगे, मुझे बताइए। ये मशीनरी को ट्रांसफर कर रहा था, क्या मशीनरी डेप्रिशिएबल एसेट है कि नॉन डेप्रिशिएबल है, बताइए मेरे को। क्या मशीनरी डेप्रिशिएबल डिप्रिसिएबल है ना? तो जब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा उससे हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया था, माइनस किया था, अगर आपको याद हो, एक सेकंड, इसमें नहीं है, वो हमने दूसरी जगह किया था, हमने किया था यहाँ पर स्पेशल केसेस में। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, अगर डेप्रिशिएबल केसेस है तो ये वाला सीन देखिए, हमने क्या किया, टोटल जो वैल्यू मिली उससे माइनस कर दिया रिटर्न डाउन वैल्यू हमारे बुक में जो थी, और बैलेंस अगर कुछ बचता है तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। बस ये चीज आपको यहाँ पर पूछ रहा है ये। ठीक है, ये क्या कहा कि हाउ द अमाउंट्स रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी आर टू बी ट्रीटेड एज फॉर टैक्सेबिलिटी। कैसे उसको करोगे, जितना पैसा मिलेगा उससे लेस कर दोगे WDV, जिस दिन आपका डैमेज हुआ उस दिन उसका WDV क्या था वो माइनस कर दो, बैलेंस पार्ट आपका अगर कुछ बचता है तो आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और कैसा होगा, शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा। देन whether there will be any impact on the written down value of the block of the plant and machinery as at 31 मार्च 2017। ये बोल रहा है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो ब्लॉक है प्लांट एंड मशीनरी का, क्या उसके ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। जितना WDV का आपका बर्बाद हुआ उतना आप माइनस कर दोगे उस ब्लॉक से, क्योंकि वो तो आपके पास से चले गया है कि नहीं। तो ये तीन चीजें आपसे यहाँ पर पूछा था, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। थियरी बेस्ड है, यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स इसके अंदर है नहीं, सिर्फ जो आपने प्रोविजन पढ़ा उसी प्रोविजन से रिलेटेड पूरा डिट्टो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए C नंबर का आंसर आपको दिखाता हूं मैं, हमने जो डिस्कस किया क्या वो है कि नहीं है वो जरा देख लेते हैं। ये देखिए, एज पर सेक्शन 45(1)(a) जो अभी अभी हमने पढ़ा, receipt of insurance compensation in the form of money or in any asset is to be treated as consideration and
कैपिटल गेन इज अकॉर्डिंगली टू बी चार्ज टू टैक्स। यस, हमने देखा था कि आपको जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो मनी में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में क्या था, 5 लाख रुपए आपको मिले, इंश्योरेंस कंपनी से मिले। फिर क्या कह रहा है ये कि टू क्वालिफाइंग कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड आर, दो कंडीशन क्या क्या हुई यहाँ पर। फर्स्ट, द कंपनसेशन शुड हैव बीन रिसीव्ड बिकॉज ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। हमने लिखा था कि आपको जो पैसा मिलना चाहिए, जो क्लेम मिलना चाहिए, वो किस लिए होना चाहिए, या तो आपका डैमेज होना चाहिए या फिर आपका बर्बाद, पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए, किस चीज का, कैपिटल एसेट का, वो आपका हुआ है यहाँ पर। ड्यू टू सिविल डिस्टर्बेंस, आपका जो एसेट था कैपिटल एसेट, वो क्या हो गया, डैमेज हो गया। एंड आगे क्या बोल रहा है कि द डैमेज और डिस्ट्रक्शन इज एज ए रिजल्ट ऑफ सिविल डिस्टर्बेंस। हमने एक लिस्ट लिखी थी ना, फ्लड, टाइफोन, साइक्लोन, राइट, पब्लिक डिस्टर्बेंस, ये सब उसमें कवर आ रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर डैमेज और डिस्ट्रक्शन जो हुआ वो किस लिए हुआ, सिविल डिस्टर्बेंस के लिए हुआ। एंड सिविल डिस्टर्बेंस इज कवर्ड अंडर दिस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 45(1)(a), वहां पर ये कवर होता है। तो ये जो हमने प्रोविजन पढ़ा, इसके बेसिस हम क्या बोल सकते हैं, as per the fact of the case both the conditions are satisfied and therefore the compensation is to be treated as a consideration, and by applying the provision of section 45(1)(a) our advice to the company regarding the issue raised are as follow। अब हम अपना एडवाइस देंगे। 3 क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन क्या था कि वेदर द डैमेज ऑफ मशीन्स रिजल्ट्स इन एनी ट्रांसफर, ये जो डैमेज हुआ क्या वो ट्रांसफर कहलाया क्या। तो क्या कहता है ये, इन द केस ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ सिविल डिस्टर्बेंस देयर इज नो एक्चुअल ट्रांसफर, एक्चुअल ट्रांसफर तो नहीं है, बट it will be treated as a deemed transfer। Yes, this is important, it will be treated as deemed transfer and profit and gains from the receipt of insurance compensation will be chargeable to tax as a capital gain। समझ में आ गया आपको। दूसरा, आप यहाँ पर देखिए प्रोविजन आपको समझ में आ गया, बट यहाँ पर बात हो रही वर्डिंग्स की कि जब आप अपना आंसर लिखोगे ना तो कौन कौन सी चीज को आपको वहां पर मेंशन करना जरूरी है। सिर्फ यस नो करके आंसर मत खत्म कर देना। जैसे अभी क्वेश्चन आपको क्या पूछा, क्या वो ट्रांसफर है, वेदर इट इज अ ट्रांसफर, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इट इज नॉट, ऐसे नहीं, आपको प्रोविजन के साथ लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको। देन उसके बाद देखिए, the receipt of insurance compensation of rupees 5 lakhs has to be treated as the full value of consideration received as a result of transfer of such capital asset। जी हाँ, यहाँ पर क्या माना गया, आपका डीम्ड ट्रांसफर माना गया, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो 5 लाख आया वो आपका कंसिडरेशन माना गया। एंड तीसरा बात आपका क्या था कि आपका डब्ल्यूडीवी के ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा क्या, आपका अदर प्लांट एंड मशीनरी जो है उसका डब्ल्यूडीवी मतलब उसका जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, क्या उसके ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, इन दी इंस्टेंट केस, मतलब अभी वाले केस में जो क्वेश्चन में पूछा गया है, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43(6), ये तो हमने डिस्कस नहीं किया, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। द रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ रुपीज 5 लाख कॉल फॉर एडजस्टमेंट इन द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट। मान लो आपका ब्लॉक ऑफ एसेट जितना रुपए का था उससे 5 लाख रुपए आप माइनस कर दोगे। इफ द रिटर्न ऑन वैल्यू इज मोर देन रुपीज 5 लाख, अगर मान लो आपका डब्ल्यूडीवी का वैल्यू 5 लाख से ज्यादा है, देन 5 लाख शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटर्न ऑन वैल्यू। मतलब क्या, आपका पहले जो मशीन था ना उसका बुक में वैल्यू कितना दिखा रहा था, मान लो 6 लाख रुपए दिखा रहा था, अभी 5 लाख आपको मिल गया, तो इसको आप माइनस कर दोगे, आपके डब्ल्यूडीवी से इसको माइनस कर दोगे। And on the other hand, if the written down value is less than 5 lakh, then the difference would be treated as short term capital gain। लेकिन मान लो आपके बुक्स में क्या था, आपके बुक्स में था 4 लाख रुपए, 4 लाख का वैल्यू था, और कंपनी वाले आपको कितना रुपए दे दिए, 5 लाख, यानी कि कंपनी वाले आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। सो ये 1 लाख आपका क्या हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझ में आ गया आपको। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। प्रोविजन देख लीजिए, इसने पहले क्या बताया, इसने पहले बताया कि भैया लॉ क्या कहता है, लॉ के बाद इसने बताया कि करंट हमारा जो सिचुएशन है वो किसके बारे में है, और उस दोनों को अगर हम मिला दें तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, हाँ या ना, बताइए मेरे को। यस सर। अच्छे से समझ में आया। अब एक नंबर करेंगे, ये तो सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट था, अब एक नंबर करेंगे लिखने वाला, कि अगर ऐसा कुछ आ जाए तो उसको लिख के सॉल्व कैसे करेंगे, वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन खोजने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जा रहा है, हम फटाफट इस क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा है, एंड उसका आंसर भी छोटा सा है।
लिखिए क्वेश्चन लिखिए, द एसएससी वाज अ कंपनी, द एसएससी was a company carrying on business of manufacture and sale of what? art silk cloth, आर्ट सिल्क क्लॉथ का वो काम करता था, ठीक है। इट परचेज्ड मशीनरी, इट परचेज्ड मशीनरी, इट परचेज्ड मशीनरी वर्थ रुपीज 4 लाख, वर्थ रुपीज 4 लाख ऑन 1st May 2014 and insured as well, उसने उसको इंश्योर भी करवा लिया। On August 2018 fire broke out, causing damage to the machinery, insurance claim received rupees 6 lakhs on 15/3/2019 discuss the tax treatment, ठीक है। लिख ले क्वेश्चन। अब देखिए इसको मैं टाइमलाइन में अगर ड्रॉ करूं, हमने मशीन को खरीदा कब? हमने खरीदा 1/5/2014 को हमने खरीदा। कितने में खरीदा? 4 लाख में। तो ये कौन सा ईयर है मेरे को देख के बताओ। ये आपका एक्चुअली में है ये आपका कौन सा है? 14-15, ठीक है। फिर आपने इसका आग कब लगी? अच्छा 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, ठीक है। आग कब लगी? आग लगी सर आपकी, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा? क्या दिख रहा है? खाली मैं दिख रहा हूँ? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, प्रोसेसिंग दिखा रहा है। प्रोसेसिंग, ओके। अभी चेक कीजिए, क्या अभी आपको दिखा? क्या अभी स्क्रीन आपको दिख रही है? क्या अभी आपको स्क्रीन दिख रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल? क्या अभी स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर दिख रहा है। ओके हाँ, तो ये हमारा टाइमलाइन हो गया। देन हमारा एसेट बर्बाद कब हुआ? एसेट बर्बाद हुआ था अगस्त 2018 में, यानी कि समवेयर अराउंड हियर। ये हमारा अगस्त 2018,
यहां पर हमारा एसेट क्या हो गया, डैमेज हो गया, और यहां पर मतलब 15/3/2019 ये डेट है हमारा 15/3/2019। यहां पर आपको क्लेम भी मिल गया, कितना मिला, 6 लाख रुपए। ठीक है, आपको मिला 6 लाख रुपए। यहां तक आपको बात समझ में आई? तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो ओपनिंग का 4 लाख था ना, इसको यहां पर पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर इस तरीके से करते करते हमको WDV लेके आना है, जिस दिन मेरा एसेट बर्बाद हो गया उस दिन तक का। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है। चलिए सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। लिखिए सॉल्यूशन। एसएससी कौन है, एक कंपनी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा, 18-19। असेसमेंट ईयर कौन सा है हमारा, 19-20, है ना। देखो ये हमारा प्रीवियस ईयर है ना, इसी साल सब कुछ हुआ, तो इस साल हमारा क्या हो जाएगा, असेसमेंट होगा। दिस इज आवर असेसमेंट ईयर, दिस इज आवर प्रीवियस ईयर, जहां पर सब कुछ हुआ। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब लिखिए, पहला हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ WDV, कंप्यूटेशन ऑफ WDV एज ऑन 1/4/18, मतलब जिस साल में हमारा डैमेज हुआ ना, उस साल के ओपनिंग में हमारा क्या वैल्यू था वो निकालेंगे हम। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, पर्टिकुलर एंड अमाउंट कर लेना, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, कब खरीदा हमने, 1/5/2014, कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना में खरीदे थे आप, 4 लाख रुपए में। फिर आपका आ जाएगा 31/3/2015, क्या करोगे, डेप्रिसिएशन। किस रेट पे डेप्रिसिएशन करोगे, लिखा है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमने लिखा है क्या डेप्रिसिएशन रेट, नहीं लिखा, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं लिखा है, आप लोग प्लीज उसको अपडेट कीजिए। कितना लिखोगे, 15%। यहाँ पर लिखिए आप, यहाँ पर लिखिए ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन 15% WDV, ये एक चीज अपडेट कर लीजिए, डेप्रिसिएशन 15% WDV क्वेश्चन में। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा एट द रेट ऑफ 15%, तो 4 लाख का 15% आपका कितना होता है, 60,000। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा हम लोग अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। एक चीज आपको बता दूं, इनकम टैक्स में अगर आपका एसेट 6 महीने से ज्यादा अगर यूज होता है तो साल भर का डेप्रिसिएशन लगा दो। अकाउंटिंग में हम उतना नहीं करते हैं। अगर ये वाला चीज हम नॉर्मल अकाउंटिंग करते तो सिर्फ 11 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करते, क्योंकि हमने एसेट कब खरीदा, मई महीने में, है कि नहीं, तो 11 महीने का लगना चाहिए था, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से आप साल भर का लगाओगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो डेप्रिसिएशन अगर 4 लाख अगर आपका वैल्यू है तो उसका 15% कितना हो जाएगा, 60,000, 60,000 रुपए। आप उतना उसको माइनस कर दोगे, आपको WDV कितना मिलेगा, 3,40,000। ये वैल्यू किस दिन का है, 1/4/2015 का है ये WDV, ये वाला। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर 31/3/2016 फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कितना रेट से, 15% से। कितना हो जाएगा, 3,40,000 का 15%, कैलकुलेट कीजिए, 340 का 15%, 34,000 एंड आपका
17, ये आपका 51,000 हो जाएगा, 51,000, दिस इज अ ब्रैकेट, है ना। तो आपको 1/4/2017 का क्या मिलेगा, WDV मिलेगा, कितना हो जाएगा, 2,89,000। फिर आपका 31/3/2018, 31/3/2018, कुछ गलत है क्या, 14 15 देन 15 16 अच्छा सॉरी सॉरी, ये गलती कर दिया ना मैं, ये आपका 1/4/2016 होगा ना। हाँ, फिर यहाँ पर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%, तो 2,89,000 का 15% कैलकुलेट कीजिए, ये आ जाएगा 43,350, इसको माइनस करेंगे तो वी विल गेट 1 अप्रैल 2017 का वैल्यू मिलेगा WDV, कितना मिलेगा, 2,89,000 से 43,350 माइनस करेंगे, वी विल गेट 2,45,000, 2,45,650, 650, ये हमारा WDV। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेस करेंगे 31/3/2018, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%, कितना आ जाएगा, 2,45,650 का 15%, ये हो जाएगा आपका 36,848, इसको माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 1/4/2018 का WDV, मतलब जिस साल आपका डैमेज हुआ उस साल ओपनिंग में आपका WDV क्या था वो आपको मिल गया, कितना मिला, इसको माइनस कर दो, दिस इज आवर 2,08,802, ये वैल्यू हमारे लिए काम की है। तो हमको जो क्लेम मिलेगा ना, क्लेम से हम इस वैल्यू को माइनस करेंगे, बहुत ही सिंपल है। क्या आपने यहां तक कंप्लीट किया, क्या आप लोगों ने यहां तक कंप्लीट किया, यस सर। ओके। अब हम सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में करेंगे हमारा कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे हम, कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, computation of capital gain under section 45(1)(a), है ना। अगर एग्जाम में आपको सेक्शन याद नहीं है तो उसको स्किप भी कर देना, सिर्फ यहां तक लिख देना कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, इतना लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, कैसा था आपको, आपको जो नेट कंसिडरेशन मिला, नेट कंसिडरेशन, यहां पर आपको नेट कंसिडरेशन के रूप में क्या मिला मालूम, आपको मिला इंश्योरेंस क्लेम, आपको मिला इंश्योरेंस क्लेम, कितना मिला, 6 लाख रुपए। इससे आप माइनस क्या करोगे, इससे आप माइनस कर दोगे WDV, WDV कितना, ओपनिंग में जो था आपका, मतलब 1/4/2018 को जो WDV था कितना था, अभी भी हम कैलकुलेट किए हैं, देखिए 208,802, 208,802, इसको माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू आया ये आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएबल एसेट है तो इसका गेन कैसा होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कितना निकलेगा, 6 लाख से 2,08,802 माइनस कीजिए, 3,91,198, ये हमारा हो जाएगा फाइनल वैल्यू। समझ में आ गया आपको। अब उसके हमको टैक्स अगर निकालना है तो टैक्स एट द रेट ऑफ, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 15% टैक्स लगेगा, तो 3,91,198 निकालिए इसके ऊपर, $3,91,198 इंटू 15%, वेट 3,91,198 कितना आ जाएगा, 58,600
679 मतलब 680 58,680 प्लस कर दो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कर देते हैं इसको भी 58,680 इंटू 4%, ये आ जाएगा 2347 टोटल कर दीजिए कितना आ जाएगा 7 8 4 12 का 2 कैरी 1 6 3 9 1 10 का 0 कैरी 1 10 11 का 1 कैरी 1 6 61,027। इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे राउंड ऑफ, राउंडेड ऑफ कितना नियरेस्ट 10 रुपीज में, तो क्या हो जाएगा ₹61,030, ये हमारा हो जाएगा फाइनल टैक्स लायबिलिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।